हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, राज्य और राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है ना। ये क्या है, तो ये सीटेट का है जो कि एसएसटी है, पेपर 2 में आता है। ठीक है ना। और ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग क्लास कर रहे हैं। इसको पूरी तरह से हम लोग पूरा शिद्दत के साथ हम लोग करेंगे और 8 तक का पूरा एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे। इसको शुरुआत किए हैं तो इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये चैप्टर का नाम है, ये 6 क्लास का है। और ये चैप्टर अध्याय कितना है, तो 5 है। और चैप्टर का नाम है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य नाम है। ठीक है ना, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चुनाव का दिन, इस बच्चे ने क्या बोल रहा है कि चुनाव का दिन जब शंकरन, ये इसका नाम क्या है, तो शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे, वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। मतलब वो क्या करते थे, उनका नाना नानी जल्दी से मतलब वहां पर पहुंचना चाहते थे। और शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं, मतलब क्यों थे। उसके नाना जी ने क्या किया, उसके जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या कहा, आज हम लोग अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। जन यानी ये कुछ राजा संभवत होता था, तो जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। क्या किया जाता था, लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है ना। और परंतु करीब कितना, तो 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दी। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। ये अश्वमेध जो था, ये वैसा ही एक आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता था कि इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब जैसे कि ये घोड़ा है, ये घोड़ा एक दूसरे राज्य की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला राजा इस घोड़े को रोक देता है। तो रोकता है तो उसको क्या करना पड़ता है, लड़ाई उससे करना पड़ता है। ये यहाँ का राजा यहाँ से लड़ाई करेगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर लड़ाई करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर इधर से घोड़ा आ रहा है और इधर से राजा है, तो ये राजा अगर इस घोड़े को जाने दिया तो ये इस राजा ने इस राजा से क्या है, कमज़ोर है, ऐसा माना जाता था। और इसे शक्तिशाली माना जाता था और इसे कमज़ोर माना जाता था। ठीक है ना। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। मतलब उससे फिर आमंत्रित किया जाता था। और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। माने उसको क्या किया जाता था, तो उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। मतलब उस राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मतलब जितना भी राजा होते थे तो उसके लिए क्या करते थे, उपहार लेकर के आते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इन सभी आयोजनों में
राजा कुछ मुख्य स्थान होता था, मतलब राजा कुछ मुख्य स्थान होता था, उसे क्या करता था कि राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। क्या होता था? उसके सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। अन्य गुणों का क्या करता था? गान करता था। और राजा के संगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। उनको तो ये रानी तथा पुत्रों को भी उनके छोटे छोटे अनुष्ठान भी करना होता था। उसके बाद अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब उनको जो आमंत्रित राजाओं का काम था कि सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। इसमें विश्व तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, मतलब उसे शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। किसे? तो ये शूद्र लोग को, ठीक है ना। उस योग में उस लोग को नहीं किया जाता था शामिल, ठीक है। नेक्स्ट है, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए और ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद जो भी रचनाएं रचे गए उसे क्या कहा गया? तो उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया, ठीक है ना। और इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। कौन कौन सा है? तो ये सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है और ये अन्य ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद फिर क्या है? उस समय समाज के कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, परिवार, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो कृषक थे, पशुपालन थे और फिर व्यापारी और शिल्पकारी और श्रमिक और मछली पकड़ने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। क्या थे? कुछ कृषक और व्यापारी भी क्या थे? तो धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक और शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा क्या था? भोजन संग्राहक निर्धन थे। क्या थे? भोजन संग्राहक निर्धन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। अब पुरोहितों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तब कौन कौन सा किया है? तो 4 वर्गों में किया है। तो उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। मतलब प्रत्येक जो वर्ण थे उसका काम क्या था? अलग अलग था, ठीक है ना। तो पहला क्या था? ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्या मिलता था? जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और ये पहला क्या था? तो ब्राह्मणों का था और उनका काम क्या था? तो वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था और उन्हें उपहार भी मिलता था। और दूसरा क्या था? तो दूसरा स्थान में था शासकों का था। क्या था? शासकों का था और जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो क्षत्रिय कहा जाता था। और उनका काम क्या था? तो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। क्या था? युद्ध करना था और रक्षा करना था, ठीक है ना। और फिर तीसरे स्थान पर क्या था? तो विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषि, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार
प्राप्त था। यह अधिकार प्राप्त था, किसका प्राप्त था? कृषक, पशुपालक और व्यापारी के, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही क्या था? यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान कौन था? तो ये शूद्र था। कौन था दोस्तों? तो शूद्र का था। और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। क्या था? तो तीनों वर्णों का ये सेवा करना था, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणों हो गया, क्षत्रिय हो गया, और ये कृषक हो गया, ये पशुपालक वाला हो गया। इन लोगों को क्या करना था? इन्हें क्या करना था? उसका करना था, काम करना था उसका, ठीक है ना, सेवा करना था। और इन्हें कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। मतलब इसको कोई भी अनुष्ठान है तो उसमें बहुत ऐसा चीज़ें, उसमें उसका कोई वैल्यू इसमें नहीं दिया जाता था। उसके बाद फिर क्या है कि औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। मतलब औरतों को भी क्या किया गया? शूद्रों के समान इसको माना गया। और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। क्या था दोस्तों? इसमें याद रखेंगे, ये शूद्रों और महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। कौन किसको किसको था? तो ब्राह्मण को था, क्षत्रियों के था, और कृषक और पशुपालक और व्यापारी के, ये सबका था, पर ये शूद्रों का नहीं था, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। क्या होता था? जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। क्या होती थी? ब्राह्मण के माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। मतलब बाद में क्या किया? कुछ लोगों को अछूत माना गया। और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकारी और शिकारी तथा भोजन संग्रहक शामिल थे। मतलब जो अछूत थे उसमें कौन कौन सा शामिल थे? ये शिल्पकारी थे, और फिर शिकारी थे, और फिर भोजन संग्रहक थे, ठीक है ना, शामिल थे। और साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते हैं। शवों को दफनाने या जलाने का काम करते हैं, वो लोग भी छुआछूत में आते थे, ठीक है ना। उसके बाद इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब संपर्क क्या किया जाता था? कि ये अपवित्र है, इसे माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। मतलब जब ब्राह्मणों ने ऐसे बनाया गया था, उसको बहुत से ऐसे लोग थे जिसको स्वीकार नहीं किया गया। इसमें बहुत से ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्वीकार किया गया था, तो वो गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्या है? कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। मतलब इसमें भी है कि जन्म के आधार पर बहुत से ऐसे लोग थे जिसे सही नहीं मानते थे। क्या करते थे? सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। मतलब बहुत से कुछ ऐसे लोग थे जो कि भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। क्या करते थे? अनुष्ठान जो करना है उसको सबका हक होना चाहिए, अधिकार सबको होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। मतलब कई ऐसे लोग थे जो कि छुआछूत की आलोचना की, ठीक है ना। इसके बाद फिर है कि इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। क्या था? तो बहुत सीमित था दोस्तों। यहाँ पर अब कहाँ आ गया? तो जनपद आ गया। ये जनपद क्या है? तो महायोगों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। मतलब जन के बसने की जगह होता है। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद में दिखाए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो चित्र है, अभी नीचे देखेंगे तो वहाँ पर जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कुछ जनपद को, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली ने पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और ईटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? खुदाई से क्या पता चला? तो झोपड़ियों में लोग रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे।
वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दलहन, गन्ना और तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या करते थे? जौ, दलहन और ये सारे चीज़ क्या करते थे? ये लोग उगाते थे वहाँ पर, ठीक है ना। और ये खुदाई के जरिए क्या चीज़ पता चला? तो ये लोग झोपड़ी में रहते थे। क्या करते थे? तो झोपड़ी में रहते थे। नेक्स्ट है क्या? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्या करते थे? लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। क्या होते थे? कुछ धूसर रंग के होते थे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है? ये धूसर रंग और लाल रंग दोनों रंग को मिला करके ये बर्तन बनाया गया है और ये बहुत ही पतला बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है महाजनपद। जनपद क्या था? जनपद का मतलब था कि जैसे एक ये छोटा सा बस्ती है उसे क्या कहते थे? जनपद कहते थे। अब ये महाजनपद क्या है? तो ये महाजनपद वो है जैसे कि छोटा सा बस्ती है, फिर ये भी बस्ती है, ये भी बस्ती है, ये बस्ती है, और ये सबको मिला दिया जाए तो एक जनपद बन जाता है, ठीक है ना। तो बस वही चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? तो महाजनपद है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब जैसे एक है, दो है, ये सारे चीज़ बढ़ गए तो उसके बाद इसे क्या कहा दिया? ये सब जनपद थे, उसके बाद इसको मिला दिया गया और मिलाने के बाद उसे महाजनपद नाम दिया गया, ठीक है ना। क्या किया गया? तो महाजनपद नाम दिया गया। उसके बाद कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। मतलब एक यहाँ पर जो चित्र हल्का सा भी दिखाई दे रहा है, अभी देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे महाजनपद है उसे दिखाया गया। सब महाजनपद को नहीं दिखाया गया है क्योंकि महाजनपद कितना है? पूरा तो पूरा है कितना? तो 16 है, ठीक है ना। तो 16 महाजनपद को नहीं दिखाया गया है चित्र में, लेकिन कुछ ऐसे है जो दिखाया गया है जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। मतलब जैसे कि एक राजधानी होती थी, हर महाजनपद था तो उसमें एक राजधानी होता था, ठीक है ना। और कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी। मतलब कई ऐसी राजधानी था जिसमें किलाबंदी की गई थी, जिसके अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारों बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों को निर्माण किया। मतलब उन लोगों को लगता था कि दूसरे राजाओं ने आकर के हमसे आक्रमण कर देगा, तो उस आक्रमण से बचने के लिए, उस लड़ाई से बचने के लिए उसने क्या किया था? तो किलाबंदी कराया गया था, ठीक है ना। किलाबंदी कराया गया था। नेक्स्ट है कि कुछ राजा अपने राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी स्मृति क्या की? बनाया। उससे पहले कि थोड़ा सा हम लोग ये मैप देख लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैप के जरिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था। तो ये अंग है। अंग का राजधानी कहाँ है? तो अंग का राजधानी कहाँ है? तो ये चंपा है। कहाँ है दोस्तों? तो चंपा है। और ये मगध का राजधानी कहाँ है? तो मगध का राजधानी है राजगिरा। कहाँ है? तो राजगिरा है, ठीक है ना, राजगिरा है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है काशी, वजी है। वजी का राजधानी कहाँ है? तो वजी की राजधानी है वैशाली है, ठीक है ना। क्या है? तो वैशाली है। उसके बाद फिर क्या है? कौशल है। अब कौशल का राजधानी कहाँ है? तो श्रावस्ती है, ठीक है ना, श्रावस्ती है। उज्जैन का राजधानी कहाँ है? अवंती का राजधानी उज्जैन है, ठीक है ना। क्या है? अवंती की राजधानी उज्जैन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है गंधार। थोड़ा सा इधर बढ़ा कर दिए। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है गंधार का कहाँ है? तो ये तक्षशिला है, जो कि ये भारत से बाहर है, ठीक है ना। ये भारत से बाहर है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। और बहुत से ऐसे जनपद है उसको दिखाया नहीं गया है। जनपद बहुत सा है जो कि दिखाया नहीं गया है, जैसे कि वत्स है, काशी है, उसके बाद फिर अवंती है, कौशल है, मल्लम है, फिर पंचाल है, फिर चेदी है, कुरु है, मत्स्य है मतलब कम्बोज है, फिर सुरसेन है, फिर अश्वमेघ है, फिर गंधार है।
मतलब सारे चीज़ों को नहीं यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। लगभग कितना है तो 16 जनपद है। कितना जनपद है तो 16 जनपद है, ठीक है ना। लेकिन सीटेट में बस इतना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, यहीं तक का ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है सीटेट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। क्या करते थे, शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उससे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, मतलब हो गया था। क्योंकि जब किलाबंदी ये किया गया है तो इस किलाबंदी में इसके अंदर जो नियंत्रण रखना था तो उसको देखभाल करने में आसान हो गया था जब किलाबंदी हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद रखना भी सरल हो गया। उसके बाद इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। जब उसको किला ही बनाना था तो उसको इंतजाम तो करना पड़ेगा ना फिर। और लाखों की हजारों और हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, मतलब अथक परिश्रम किया। उन लोगों ने बहुत परिश्रम करने के बाद वो किला बनाने में उनको संभावित मिले। फिर इनके बाद संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, मतलब अब राजा सेना क्या करने लगे थे, रखने लगे थे। कब, महाजनपद में सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। मतलब उनको क्या किया जाता था, पूरे साल उनको रखा जाता था। और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्र देख के रूप में होता था। क्या होता था, सिक्कों के रूप में होता था। और इन सिक्कों के बारे में तुम इससे इंटरफेयर नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये किला को, ठीक है ना। ये एक किला है, क्या है, एक किला है। कौशाम्बी किले की दीवार, ये कहाँ का है तो ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों, तो ये चित्र अभी आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिले। ईंट की दीवार, क्या चित्र, ईंट की दीवार का अवशेष है। ये ईंट की दीवार के अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। कितना साल पहले हुआ था दोस्तों, तो 2500 साल पहले हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ईंटा, ये क्या है, एक किला है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं कर। अब ये कर क्या कह रहा है, जनपदों में ये महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। क्या करते थे, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। क्या करते थे, बड़ी सेना रखते थे। इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। क्या होती थी, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी क्या होता था, आवश्यकता होती थी। और महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर क्या करते थे, उन्हें उपहारों पर क्या करता था, निर्भर ना रहकर क्या करता था, वे कर वसूलते थे। क्या करते थे, तो कर वसूलते थे। तो कब ये कर वसूलना शुरू हुआ था, तो ये महाजनपद काल में, ठीक है ना, ये महाजनपद में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, तो कौन कौन सा कर लगा था, तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे, तो कृषक ही थे। और पय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये भाग कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है ना, जिसे भाग कहा जाता है फसलों का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है दूसरा में, तो दूसरा में है कि कारीगरों, क्या है ये, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सोनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, 1 दिन काम करना पड़ता था। और कौन लोग होते थे, तो ये बुनकर लोग होते थे, लोहार होते थे, सोनार होते थे। ये राजा के लिए 1 दिन क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था 1 महीना में, ठीक है ना। तो ये दूसरा हो गया, ये क्या हुआ, दूसरा हुआ। अब ये तीसरा क्या है, तो पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। मतलब ये पशु पालने वालों को भी ये कर लेता था, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है व्यापारियों को
सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। मतलब व्यापारी जो सामान खरीदते थे बेचते थे उसमें भी कर देना पड़ता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि आखेटकों तथा संग्राहकों के जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब आखेटकों को क्या करते थे, संग्राहकों को जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं थी उसे देनी होती थी। ये कर क्या किए थे, लगाए गए थे। ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कृषि में परिवर्तन। क्या है दोस्तों, ये कृषि में परिवर्तन। अब देखते हैं कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। ठीक है ना। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। अब कौन कौन सा 2 बड़े परिवर्तन आए, तो चलिए देखते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर हल के फाल क्या होने लगे, लोहे से बनने लगे। कहाँ, कब, तो ये महाजनपद में। ठीक है। हल के फाल लोहे से बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब जैसे कि लोहे का जो फाल था उसमें लकड़ी की फाल से क्या हुआ, लकड़ी की फाल के तुलने में क्या हुआ, वो आसानी से लोहा जोतते चला जाता था, ज़मीन को क्या करते थे, ज़मीन को चीरते चला जाता था। ये लोहे का फाल बनने लगे। ठीक है ना। और इसमें फसलों की उपज बढ़ गई थी। क्या हुई थी, तो फसलों की उपज बढ़ गई थी। और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। क्या किया, दूसरे लोगों में धान के रोपण को शुरू कर दिया। और खेतों में बीज छिड़काव, धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। ठीक है ना। जैसे कि पहले धान छिड़काया जाता था, तो मान के चलिए ये खेत है और इस खेत में पूरे एकदम धान छिड़का करके छोड़ दिया जाता था। ठीक है ना। लेकिन अब फिर क्या होने लगा, जब धान रोपण होने लगा तो ये खेत है तो यहाँ पर एक क्या करेगा, धान को बुन करके उससे पौधा बनाएगा और उस पौधा को उखाड़ करके फिर यहाँ पर लगाएगा। ठीक है ना। ये करने लगा था कब, तो महाजनपद में। अब पहले ही तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहे। मतलब पहले की तुलना में जब रोपने लगे तो उस रोपने वाले लोग में क्या हुआ था कि पहले जो छिड़काव करते थे उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होने लगा और बहुत ज़्यादा जीवित रहने लगा। इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगा। मतलब इसीलिए क्या होने लगा, पैदावार भी ज़्यादा होने लगा। वहाँ पर जो पौधा ज़्यादा होने लगा तो फिर पैदावार भी ज़्यादा होने लगा। और इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। अब इसमें छिड़काव करके छोड़ दिया जाता था। अब इसमें इसे पौधा बनाते थे, पौधा बनाने के बाद फिर इसे करते थे, जो कभी भी करते हैं। ठीक है ना। फिर काम ज़्यादा, और ये काम ज़्यादातर क्या करते थे, दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। क्या करते थे, करते थे, मतलब कामगर करते थे, खुद का मालिक नहीं करते थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है मगध। मगध में क्या है भाई, चलिए देखते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसा नदियाँ मगध से होकर क्या करती थी, बहती थी। मगध से होकर के बहती थी। कौन कौन सा नदी है, तो ये गंगा और सोन नदी। ठीक है ना। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश अमरकंटकी पहाड़ से निकल करके ये क्या करते हैं, जा करके गंगा नदी में मिल जाते हैं। ठीक है ना। और फिर ये काम क्या कह रहा है कि आयात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। कौन, तो ये मगध जनपद। ठीक है ना। और मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। एक हिस्सा क्या था मगध का, तो एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मतलब सेना के काम में इसे प्रशिक्षित समझ पकड़ करके उसे लाया जाता था सेना के साथ उसे भेजने के लिए। ठीक है ना। और फिर जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। मतलब रथ भी बनाने के लिए जंगल से क्या मिल जाती थी, लकड़ी मिल जाती थी। और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मतलब लौह अयस्क के भी ये खदानें हैं। ठीक है ना। और मजबूत औजार और हथियार बनने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मतलब जो हथियार थे वो बहुत ही उपयोगी थे। ठीक है ना। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, तो मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा। तो कौन कौन सा था, ये बिंबिसार और अजातशत्रु था। कौन था, तो ये बिंबिसार और अजातशत्रु था हुए। अन्य जनपदों के जीतने के बाद ये हर संभव साधन अपनाते थे।
नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग का फैला लिया था। बिहार में राजगीर आधुनिक क्या है तो राजगीर और कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी कहाँ क्या बनी रही तो ये रही राजगीरा। बाद में क्या बना तो ये पाटलिपुत्र बना, जो कि आधुनिक आज ये पटना कहते हैं, ठीक है ना। आज पटना को राजधानी बनाया गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया, कहाँ तो ये मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता था तो विश्व विजय करना चाहता था। किसने चाहता था तो ये सिकंदर ने चाहता था और विश्व विजय करना चाहता था। और पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को क्या जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया कि ब्यास नदी के किनारे तक वो क्या पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसके सिपाहियों ने क्या इनकार कर दिया। वे किस लिए इनकार किया तो इस बात से भयभीत थे। किस बात से भयभीत थे तो भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। क्या थी बहुत बड़ी सेना थी, जो कि हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे कि जंगलों से क्या पकड़ के लाते थे तो हाथियों लाते थे। किस लिए तो शासक के काम करने के लिए लाया जाता था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है वज्जी, ये एक और है महाजनपद जिसका नाम क्या है तो वज्जी है नाम, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली वर्तमान बिहार, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, मतलब मगध से अलग था शासन यहाँ का, ठीक है ना। तो क्या शासन अलग था तो गण या संघ कहते थे उसे, गण या संघ कहते थे। गण या संघ के कई शासक होते थे, मतलब उसमें एक शासक नहीं होते थे, इसमें कई शासक होते थे। गण या संघ से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक शासक काम नहीं करते थे बल्कि कई शासक थे। और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि एक साथ लोग शासन करते थे। और फिर जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, मतलब जिसमें क्या होता था कि प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, मतलब अनुष्ठानों को एक साथ क्या करते थे संपन्न करते थे। और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, क्या करना है और किस तरह करना है। ये लोग पूरी मिल करके ये सलाह करते थे, ठीक है ना। और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे, मतलब उनसे निपटने के लिए क्या करते थे मिलकर के ये चर्चाएं करते थे। और स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन तो स्त्रियां और दास और कामकार, जैसे कि एक कामकार जो एक दूसरे के जा करके काम करते हैं वैसे को क्या करते हैं कामकार कहते हैं। और ये दूसरे में जा करके करते हैं तो इसलिए ये क्या हो गया कामकार हो गया। ये स्त्री, दास और कामकार सभाओं में क्या करते थे हिस्सा नहीं ले सकते थे। क्या करते थे दोस्तों हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है बुद्ध तथा महावीर। ये क्या है बुद्ध तथा महावीर, ये संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर क्या थे तो संघ से संबंधित थे। और बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, मतलब जो संघ है उसके संबंधित है। ये बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही इसके बारे में हम लोग बुद्ध और महावीर के बारे में जब हम लोग उसका चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है दोस्तों कि वज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय थे। क्या थे दिघ निकाय से लिया गया है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है तो ये प्रसिद्ध एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कितने साल लिखा गया था तो 2300 साल पहले लिखा गया था। और फिर यहाँ पर क्या है अजातशत्रु
वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु क्या करना चाहते थे कि वज्जी जो संघ था उसमें आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्वकार को बुध के पास सलाह के लिए भेजा। किसको भेजा? तो ये वस्वकार को बुध के पास क्या करने के लिए भेजा? तो सलाह करने के लिए भेजा। बुध ने उसने पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है? क्या बोले कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है? किसने पूछा? तो ये बुध ने पूछा। उनमें सभी सदस्य उपस्थिति होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाए हैं, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, पहला। और दूसरा है कि आपस में मिलजुल कर, क्या आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। और फिर तीसरा है प्रारंभिक नियमों का पालन करते रहेंगे। और चौथा है बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है ना, क्या बोले कि ये देते रहेंगे। और फिर नेक्स्ट है कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। किसके साथ? तो महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और वे बंधक भी नहीं बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्या बताया कि शहरों तथा गांवों में चेतियों का रख रखाव करेंगे। कहाँ? तो शहरों तथा गांवों में चेतियों का रख रखाव करेंगे। और फिर नेक्स्ट है विभिन्न मतवावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कई शक्तिशाली राजा इन संघों का जितना चाहते हैं उसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। मतलब 1500 साल पहले तक ये चलता रहा। कौन? तो ये वज्जी। ठीक है ना। उसका बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त किया। किस पर? तो गण और संघ पर विजय प्राप्त किया और उन्हें अपने राज्य के शामिल कर लिया। मतलब प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस राज्य को अपने राज्य में क्या किया? शामिल कर लिया। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है लगभग 2500 साल पहले एथेंस। क्या है ये? 2500 साल पहले ये एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिस प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। कितना साल तक चली? तो 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं था। मतलब जो दास नहीं था उन लोगों को नागरिकता प्राप्त थे। उसका बाद फिर क्या है कि वहाँ एक सभा भी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में क्या करता था? साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। क्या किए जाते थे? 40 बार बुलाई जाती थी। और इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। क्या करते थे? सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। और शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा, किस द्वारा? तो ये लॉटरी द्वारा की जाती थी। और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। और एक बात फिर याद रखेंगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि औरत को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। क्या है? औरतों को नागरिक की दर्जा नहीं मिलता था। इसको नोट करेंगे। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। कौन कौन को? तो ये व्यापारी हो गया, शिल्पकारी हो गया, ये एथेंस में काम करने वाले बहुत सारे विदेशियों को भी अधिकार नहीं मिला था नागरिक का। ठीक है ना। और एथेंस में खदानों और खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। मतलब जो खेत में काम कर रहे हैं, जो खदानों में काम कर रहे हैं, जो कार्यशालाओं में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी क्या था दोस्तों? तो इन लोगों को भी नागरिकता के अधिकार नहीं था। ठीक है ना। क्या था दोस्तों? तो नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो अभी हमेशा मिलते रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और फिर हम लोग जब तक एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे तब तक फिर हम लोग MCQs लगाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।